नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है परिकल्पना के प्रकार। इसको इंग्लिश कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसके पहले क्लास में मैंने परिकल्पना क्या होता है पूरा डिटेल में हमने इसको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं इसके संबंध में हम विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज के क्लास को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिकल्पना कितनी प्रकार की होती है, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया। तो देखिए, परिकल्पना का वर्गीकरण शोध में यानी रिसर्च में निम्नलिखित 3 आधारों पर बांटकर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला आधार है चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना कितने प्रकार के होते हैं। तो मगर मैं बात करूं चरों की संख्या के आधार पर, तो चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक साधारण परिकल्पना होता है, एक जटिल प्रकल्पना होता है। साधारण परिकल्पना किसे कहते हैं? देखिए, साधारण प्रकल्पना वैसी प्रकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं दोनों चरों के संबंध द्वारा सोच समस्या का प्रस्तावित उत्तर दिया जाता है। यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि साधारण परिकल्पना उस परिकल्पना को कहा जाता है जिसमें मात्र 2 ही चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। और इन्हीं के आधार पर, ठीक है, इन्हीं चरों के आधार पर क्या है, सोच समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको कहूँ कि अभ्यास करने से क्या है, व्यक्ति काम में अपने पारंगत हो जाता है, या अभ्यास करने से सीखने की गति बढ़ती है। तो इसमें मात्र 2 ही चर है, एक अभ्यास है और उसके बाद एक क्या है, सीखना है। तो इस तरह का जो परिकल्पना होगा वो कौन सा होगा बेटा? साधारण परिकल्पना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि जटिल प्रकल्पना क्या होता है। तो देखिए, जटिल प्रकल्पना क्या होता है, इसमें चरों की संख्या 2 से अधिक होती है। ठीक है, 2 नहीं होती, 2 से अधिक होती है और उनमें एक खास संबंध बतलाकर सोच समस्या के एक प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। यानी कि जटिल प्रकल्पना उस परिकल्पना को कहा जाता है जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक होती है और इनके बीच क्या है, संबंध बताकर सोच समस्या का प्रस्तावित उत्तर तैयार किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे परिकल्पना बताता हूँ। जैसे मैं एक परिकल्पना ये बनाता हूँ कि बनारस जिले में रहने वाले शहर और गांव के लोगों के बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी परिकल्पना हो गया? ये परिकल्पना हो गया क्या है, जटिल परिकल्पना हो गया। क्या मैंने आपको बताया? जैसे मैं आपको बताऊं कि वाराणसी जनपद में रहने वाले शहरी और ग्रामीण व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि में अंतर होता है। तो ये क्या हो गया, जो है जटिल परिकल्पना। इसमें 2 से अधिक चर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जटिल परिकल्पना कहते हैं। अब हम दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं, जो है चरों में विशेष संबंध के आधार पर। अब विशेष संबंध के आधार पर भी क्या है, 2 प्रकार के चर होते हैं। पहला होता है सार्वत्रिक परिकल्पना, दूसरा आता है अस्तित्वात्मक परिकल्पना। सबसे पहले हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस को समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि जो निहित चरों में सभी तरह के मानों के बीच संबंध को हर परिस्थिति में हर समय जो है बनाए रखता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सीखने की जो गति क्या होती है वो प्रशंसा से और पुरस्कार से बढ़ती है। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल इसको परिकल्पना आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सीखने की जो मात्रा है वो पुरस्कार से भी और प्रशंसा से भी बढ़ती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक परिकल्पना। अब अस्तित्वात्मक परिकल्पना क्या है, तो ये वैसी परिकल्पना को कहा जाता है जो सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम क्या है, एक व्यक्ति और एक परिस्थिति के लिए तो सही होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल यह है कि यदि यह परिकल्पना हम बनाते हैं कि क्लास में कम से कम एक छात्र तो ऐसा होगा जिसकी सीखने की गति दंड देने से बढ़ेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस्तित्वात्मक परिकल्पना बोलते हैं।
ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रकार आता है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के प्रकार। जो है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर 5 प्रकार की परिकल्पना होती है। सबसे पहला जो हमने परिकल्पना लिया है यह है कणत्व परिकल्पना। कणत्व परिकल्पना वैसे परिकल्पना कहा जाता है जो व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करें तथा उसकी क्या है व्याख्या के उद्देश्य के मद्देनजर क्या है शोधकर्ता कणत्व परिकल्पना को बनाता है। और कणत्व परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। यदि मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो कणत्व परिकल्पना वह परिकल्पना होती है जिसमें व्यवहार का कारण और प्रभाव का संबंध जो है बताया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि थकान से क्या है अधिगम में ह्रास होता है, यानी कि थकान से अधिगम में कमी आती हो तो ये क्या होता है, इसको हम कणत्व परिकल्पना बोलेंगे। दूसरा है वर्णनात्मक परिकल्पना। ये क्या होता है, देखिए ये वर्णनात्मक परिकल्पना उस परिकल्पना को हम कहते हैं जिसमें व्यवहार के बारे में पूर्वकथन और उसका वर्णन करने के ख्याल से क्या है शोधकर्ता जो है वो वर्णनात्मक परिकल्पना को बनाता है। क्या हमने बताया कि व्यवहार के बारे में पूर्वकथन और उसका वर्णन करने के ख्याल से क्या है शोधकर्ता वर्णनात्मक परिकल्पना को बनाता है। यदि मैं बात करूं तो वर्णनात्मक परिकल्पना वैसे परिकल्पना को कहा जाता है जो व्यवहार की व्याख्या उसकी विशेषताओं या परिस्थिति जिसमें वो होता है के रूप में करता है। अगर मैं इसका आपको जो है एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल ये होगा कि थकान से क्या होता है व्यक्ति में कार्य करने के प्रति जो है अनिच्छा का भाव पैदा होता है। तो ये क्या है वर्णनात्मक परिकल्पना का एग्जाम्पल होगा। यदि मैं आपको अगला बताऊं शोध परिकल्पना या कार्यरूप परिकल्पना जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, ये क्या होता है, शोध परिकल्पना वैसे परिकल्पना को कहा जाता है जो शोध के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु या शोध के जो उद्देश्य है शोध समस्या को जिस लिए किया जा रहा है उसको स्वीकृत करने हेतु बनाया जाता है। और शोधकर्ता इसे इस ख्याल से बनाता है कि क्या है शोध जो हमारी शोध परिकल्पना है वो स्वीकृत हो जाए। इसको हम क्या है H1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये बनाऊं कि थकान से क्या होता है व्यक्ति की सीखने की गति में जो है कमी आती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे शोध परिकल्पना बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नल या शून्य परिकल्पना जिसका हमेशा जिक्र होता है। तो ये शोध परिकल्पना का विपरीत होता है। जब एक शोधकर्ता अपना शोध समस्या बनाता है तो उसके लिए 2 परिकल्पना बनाता है। पहला शोध परिकल्पना बनाता है, दूसरा बनाता है नल शून्य परिकल्पना। वो शून्य परिकल्पना इसलिए बनाता है कि हमारी शोध नल शून्य परिकल्पना क्या है वो अस्वीकृत हो जाए, जिससे क्या है हमारी शोध परिकल्पना क्या है स्वीकार कर ली जाए और हम जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो सही हो जाए। शून्य परिकल्पना क्या है, एक तरह से डिफ़ॉल्ट परिकल्पना होता है, इसको अस्वीकृत करने के लिए जो है ये बनाया जाता है और इसको हम क्या है H0 से डिनोट करते हैं। अब आती है अगला जो लास्ट है सांख्यिकी परिकल्पना। तो देखिए सांख्यिकी परिकल्पना उस प्रकार के परिकल्पना को कहते हैं जिसमें सांख्यिकी मापदंडों का सहारा लेकर परिकल्पना बनाया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बताऊं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 120 है, ठीक है, तो ये क्या है संख्या में है, तो इसका हम सांख्यिकी गणना आराम से कर सकते हैं और इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो किस बुद्धि लब्धि में आएगा। तो इस प्रकार के जो है जो भी परिकल्पना बनते हैं उसको हम सांख्यिकी परिकल्पना बोलेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको परिकल्पना के प्रकार कितने होते हैं उसको जो है डिटेल में बताया आसान शब्दों में। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, मैं उसको जो है आपको जो है डाउट को फिर से बता दूंगा। इसका नोट्स जो होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।